नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक की है, जिसमें राज्य में जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखंड में भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला एक राज्य है और राज्य में पर्वतीय, मैदानी और भाबर और तराई क्षेत्र भी है। कैसे देखते हैं आप? नीति आयोग देखिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारत सरकार की संस्था है और पूरे देश के सभी राज्यों को विकास को आगे बढ़ाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की ज़रूरतें हैं, चुनौतियाँ हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है और हमारा प्रयास है कि आगे भी जैसे नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम हैं, वनाग्नि है और देश के अंदर सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। मैदानी क्षेत्र का अलग एक प्रकार का काम है और जो हमारे हिमालयन राज्य हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के अनुसार उनको प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही जो राज्य के अंदर हमारी जितनी संख्या है निवासियों की, उसके कम से कम 10 गुना से ज़्यादा लोग जो है पूरे देश भर के आते हैं, तो उसके आधार पर भी हमारा आकलन किया जाना चाहिए, हमको सहायता मिलनी चाहिए। और वही समान नागरिकता संहिता को लागू करने की और अग्रसर उत्तराखंड की पूरे देश इसको देख रहा है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति ने राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट ये दे दी है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टेटमेंट भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। कुछ नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक कदम है राज्य सरकार का। इसमें इतना फायदा जरूर हुआ कि भाजपा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उससे एक उछाल मिला उनको। भाजपा को भी अपने वोटर को ये बताना था कि हम सत्ता में आए 10 साल हो गए तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। तो उसके लिए धामी जी आगे आए, उन्होंने एक झुंझुना मनवा दिया और इसके बल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये कहने की स्थिति में आ गई, देखो हम यूसीसी भी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए उठाया गया कदम है। इससे उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है और सही माने में यूसीसी है ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग बाहर हैं। ये किस माने में यूसीसी है, मगर हाँ, प्रचार के लिए है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के जरिए निर्मित उत्पादों की जमकर तारीफ की है, साथ ही खरीदारी भी की है। जिनके निमित्त ये सरस मेले आयोजित होते हैं, ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में उद्घोषक जी ने बताया कि अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहनें, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और वहीं काशीपुर में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में जिन शिक्षकों ने उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और इसके बाद धन सिंह रावत ने काशीपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत भी की है।
टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उत्कृष्ट जो टीचर हैं उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रह गई है। और वे हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे और उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में मदमस्त होकर जनविरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, तारीख तय करने के बावजूद भी सड़कों की बदहाल दशा है और यहाँ की नदियों को बेच दिया गया है। आज ट्रांसपोर्टर, जो व्यवसायी हैं, जो मजदूर हैं, वह सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम है कि रुद्रपुर में इतना हजारों की संख्या में आए, हल्द्वानी में हजारों की संख्या में यहाँ पे हमने प्रदर्शन करा और उसके अल्प समय के बाद ही तुरंत जब इसकी घोषणा हुई, सबके उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के दुगनी हिस्सेदारी सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी परेशानियां पूरे मंडल की हैं, एक एक विधानसभा जो यहाँ की है उसकी सब परेशानियों को लेकर हम वहाँ पे घेराव कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और हरिद्वार से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला है बुलडोजर। बहादुराबाद क्षेत्र की घटना यह बताई जा रही है। राजपुर गांव से मजार को हटा दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से यह मजार बनाई गई थी। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर इस मजार को जो बनाया गया था, फिलहाल उसको हटा दिया गया है। तो यह बड़ी और खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी जमीन पर यह मजार बनाई गई थी अवैध तरीके से। फिलहाल इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और इस मजार पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर इस मजार का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको डिमोलिश कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, सरकारी जमीन पर यह मजार बनाई गई थी, जिस पर यह एक्शन लिया गया है और इस पर बुलडोजर चलाकर इसको वहां से हटा दिया गया है। बहादुराबाद के राजपुर गांव की यह घटना है, जहां पर सरकारी जमीन पर यह मजार थी, लेकिन अब इस मजार को हटा दिया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी जमीन पर बने इस मजार के स्ट्रक्चर को वहां से हटा दिया गया है। तहसील सदर हरिद्वार के अंतर्गत मीरपुर ग्राम है, वहाँ पे पुनर्वास विभाग की जगह थी और पुनर्वास विभाग की जगह थी पहले यूपी सिंचाई की जगह थी, जो किसी जमाने में कृषि के पट्टे के लिए दी गई थी। उसकी अवधि भी समाप्त हो गई थी और उसके पश्चात उसके लगभग, वैसे तो 0.96 हेक्टेयर जगह थी, लेकिन 2 बीघे लगभग जगह में कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, जो कि नियम विरुद्ध था, अतिक्रमण था। तो जो डीएम टेहरी साहब होते हैं वो पुनर्वास निदेशक होते हैं, तो उनके स्तर से भी अनुरोध आया था कि ये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। तो पहले इनको नोटिस भी दिया गया था और इन लोगों ने कहा भी था कि हम स्वतः इसको हटा लेंगे, लेकिन समय से इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज जो है उसी को जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस लगा करके और विभाग के द्वारा इसको हटाया। सर कहाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने अपने 3 दिवसीय शारदोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सेवा, साधना और संबोधि के मार्ग को प्रशस्त करते हुए कई महत्वपूर्ण गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। प्रेम सेवा मिशन एक अध्यात्म प्रेरित संगठन है और जो सेवा, साधना और संबोधि के आधार पर समाज के संवेदनशील लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे देश के विभिन्न प्रांतों के हमारे जो संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, ऐसे को सब लोगों को हम लोग शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बुलाते हैं, हरिद्वार में बुलाते हैं। और जिस धरती पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन का काम शुरू हुआ
उस काम के लिए उनका इससे उससे लोगों का परिचय हो सकते, उसकी जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन की मूल भावना है उससे लोगों का परिचय हो सके, इस नाते से हम लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं। तो आज उस अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें एक दिन गंगा आरती होती है और आज गंगा आरती थी माँ गंगा के किनारे। चूंकि दिव्य प्रेम सेवा मिशन की शुरुआत ही माँ गंगा के किनारे हुई है, इसलिए दिव्य और भव्य आरती यहाँ पर संपन्न हुई। और भी राजधानी देहरादून में स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक करने के बाद अपने आवास पर जाने लगे तो उनके सचिवालय से जाने वाले रूट पर किसी ने गाड़ी लगाकर उनको रोक दिया, लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और गाड़ी सचिवालय के ठीक एग्जिट गेट के बाहर लगी हुई थी। और काफी कोशिश करने के बाद पुलिस ने जब गाड़ी नहीं हटी तो अंत में ट्रैफिक पुलिस की टोह वैन ने गाड़ी को वहां से टो किया है, रास्ते से हटाया है, जिसके बाद सीएम का काफिला आगे बढ़ा। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दावेदारी लगातार की जा रही है। और इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने केदारनाथ सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की है। कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां जिस भी समय मुझे दी हैं, मैंने निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन किया है। और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी गांव है, मैं लगातार वहां पर जनता के बीच सक्रिय रहा हूं। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर तो जनता में मेरी भी अच्छी पकड़ है और बहुत से मेरे वहां समर्थक चाहते हैं कि मैं केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ूं। और मैंने अपनी इच्छा से पार्टी को अवगत करा दिया है और मैंने अपनी विधिवत दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे केदारनाथ विधानसभा से दावेदार बनाती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को मैं वहां जीत दिलाने का काम करूंगा। और अगर पार्टी कोई भी निर्णय लेगी, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। लेकिन इस समय केदारनाथ की जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की राजनीति वहां पर कर रही है, जो झूठी घोषणाओं की राजनीति वहां पर कर रही है, भाजपा की दाल नहीं गलने वाली और जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। और वे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें लोक निर्माण, ग्राम्य विकास और सिंचाई, शहरी विकास, आवास और साथ ही विद्यालय शिक्षा विभाग भी मौजूद रहे हैं। और इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग की निर्देशित किया गया है विभागों को कि अपने पूंजीगत खर्चों में गुणवत्तापूर्वक तेजी लाने का प्रयास किया जाए। देखिए, आज हमारे लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा, इनके साथ बैठना हुआ। और इसमें स्वाभाविक तौर से आप जानते हैं कि हमने 2 तरह से बातचीत की है। एक तो आपने जो पूंजीगत खर्चा है वो अभी तक कितना किया, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। लास्ट टाइम हमने ये बैठकें पहले भी की थी, इस बार हम इन सभी विभागों के साथ इकट्ठा हम लोग बैठे हैं और देखने में ये आया कि विभागों का खर्चा जैसा हम अपेक्षा करते थे नहीं हो पाया। और स्वाभाविक है, उसमें कारण भी मुझे ठीक समझ में आ रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव भी एक कारण रहा, दूसरा बरसात भी इस बार लंबी चली, वो भी एक कारण रहा। लेकिन अब इनको बहुत अच्छे ढंग से उनसे अनुरोध किया गया है, कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि अब आप अपने उस काम में तेजी लाएं। और उसके साथ साथ ये भी है कि जहां तेजी लाएं तो वहां गुणवत्ता भी साथ साथ रखें। और उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और इसके बाद अब धामी सरकार की तरफ से चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। और जानकारी देते हुए सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कई लोगों ने अपनी दावेदारी की है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने भी केदारनाथ सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार ये किया जा सकता है और 3 से 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि हाईकमान के निर्देश पर फेरबदल जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने रानीखेत से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को शिकस्त देने का काम किया है। राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का कि मुझे जैसे एक बहुत सामान्य से परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया, और उस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के सामने मुझे जिताया। और अब मेरा पार्टी और संगठन ने जब मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, वो जो भी आदेश मुझे देगी तो मैं उसको सर आंखों पर रख के स्वीकार करूँ। हरिद्वार में साल भर मोक्षदायिनी मां गंगा अविरल रूप से बहते हुए अपनी सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। वहीं जब गंगा का पानी रोक दिया जाता है तब भी मां गंगा अपने भक्तों के लिए काम आती है। आपको बता दें कि साल में एक बार गंगा बंदी ये की जाती है और समय हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ना के बराबर हो जाती है। लेकिन मां गंगा की वार्षिक बंदी भी कुछ भक्तों के लिए धन का भंडार भी खोल देती है। कैसे खोलती है ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सिक्के, पैसे, तांबा, पीतल, लोहा, लाया सब चीज मिलता है। हम इंतजार करते हैं गंगा बंद का, हम गंगा ढूंढेंगे। गंगा ढूंढने के बाद हमें पैसे भी मिलता है, सोना भी मिलता है, चंदे भी मिलता है। और माँ गंगा सबको ही देता है, निराश माँ गंगा किसी को नहीं करते। दीपावली बढ़िया अच्छे से बन जाता है। माँ गंगा धरती पर उद्धार करने आई थी और वह इस कार्य को निरंतर करती आ रही है। गंगा रहे या न रहे, मगर गंगा हमेशा लोगों का पेट भरती ही है। इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा बंदी के बाद सूखी गंगा में सोना, चांदी और पैसा खोजने उतर रहे लोगों में खुशी का माहौल है। हर वर्ष गंगा बंदी होते ही हजारों लोग अपने परिवारों के साथ हरिद्वार में डेरा जमा लेते हैं और अपने परिवार का पेट भरने का इंतजाम करते हैं। आप लोगों को पूरे परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ सूखी गंगा में खोज करते देख सकते हैं। इन लोगों को साल भर इस समय का इंतजार रहता है। गंगा में अपने परिवार की खुशी ढूंढने आए लोगों का कहना है कि इससे उनके परिवार का खर्च निकल आता है और उनकी दिवाली मन जाती है। एक साल में मौका आता है तो हम ढूंढते गंगा जी, और सोना, चांदी, पैसा जो भी कुछ मिलता है ये सब अपना हम रख लेते हैं अपने पास, मतलब खर्चा पाने के लिए। बस ये सब चीज मिलता है हमारे को। किस तरह आप ढूंढते हैं? क्या इसमें बहुत कुछ मिल जाता है हमारे को। पैसा तो मिलता है, सोना का चैन हुआ, अंगूठी हुआ, बहुत कुछ। सोने में बहुत आइटम आता है, बहुत कुछ मिल जाता है हमारे को। घर की इनकम, रोजी रोटी कैसे चलती है? गंगा ही चलती है हमारी। कभी 200 भी है, कभी 500 भी है। इस गंगा माई तरह देते थे हमारे को। बस जी बंद होने के बाद एक तरह का कह दो कि घर का जो रोजगार होता है, घर की जो रोजी रोटी है, हाँ तो नहीं, रिक्शा भी चला लेते हैं, तंदूर लगाना भी आता है, काम से सब सीख लेते हैं। मजदूरी मतलब जो घर बनता है वो भी, उसमें भी मजदूरी भी कर लेते हैं। लेकिन गंगा बंद का इंतजार रहता है। हाँ, साल भर के बाद हम क्या बाहर से पब्लिक आते हैं यहाँ पे, लुड़की कहाँ, नगीना, धामपुर कहाँ ढूंढने आते हैं यहाँ पे। हाँ, हम तो लोकल यहीं के हैं। हम दशहरे की रात को अपना मेहनत करते हैं, गोताखोरी करते हैं, अपना तसले कपड़ में जो भी मिलता है मेहनत से हम कमाते खाते हैं। वही जो मिलता है गंगा माई दे देती है, भाग भोग का कमा लेते हैं अपना। क्या क्या मिल जाता है गंगा से? चांदी, सोना, सिक्के, पैसे, तांबा, पीतल, लोहा, लाया सब चीज मिलता है। बाकी कपड़े कुपड़े बाहर कर देते हैं, साफ सफाई भी करते हैं।